हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। महक ने व्योम को लड़कियों की जगह अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने को कहा। वहीं हर्षिता ने आहान को कॉल करके मिलने को कहा पर आहान ने उसे मना कर दिया। आदित्य की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। शुभम ने जब उनके पास जाकर उनकी तबीयत पूछने के बजाय उनसे विल के बारे में बात की तो आदित्य को बहुत दुख हुआ। वहीं आहान महक को लेकर क्लब गया, पर जब वहां महक ने विवेक से सुना कि वो शादी करने वाला है तो ये सुनकर वो हैरान हो गई। उसने विवेक से हैरानी से कहा, क्या आप शादी करने वाले हो भैया? पर कब? और लड़की कौन है? महक की बात सुनकर विवेक ने आहान की तरफ देखते हुए कहा, शायद आपने भाभी को मेरी शादी के बारे में नहीं बताया भाई। फिर उसने महक की तरफ देखते हुए कहा, मैं राणा फैमिली में शादी करने वाला हूँ और ये डैड की पसंद की लड़की ही है। ये सब बहुत जल्दबाजी में हुआ था तो शायद इसलिए भाई आपको बताना भूल गए होंगे। और अब भी डैड की तबीयत खराब है, इसलिए देखो शादी अभी हो पाती है या बाद में। विवेक की बात सुनकर महक को मन ही मन श्वेता के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसने कहा, विवेक शादी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, सोच समझ कर ही शादी करना। क्या तुम्हें सच में श्वेता के लिए बुरा नहीं लग रहा? क्या तुम सच में उससे शादी नहीं करना चाहते? उसे देखकर कोई भी बता सकता है कि वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। इस पर विवेक ने तुरंत कहा, हाँ भाभी, मैं बहुत सोच समझ कर ये शादी कर रहा हूँ और अब मुझे श्वेता से कोई मतलब नहीं है। मैं अब एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मुझे दिल से प्यार और रिस्पेक्ट कर सके। महक फिर बोली, पर फिर श्वेता का क्या होगा? मैं मानती हूँ कि तुम अब डैड की पसंद की लड़की से ही शादी करना चाहते हो, पर फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार श्वेता के बारे में फिर से सोच लेना चाहिए। आहान भी महक की बात से सहमत था, पर विवेक ने कहा, नहीं भाभी, अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। मैं उस जैसी लड़की से कभी शादी नहीं कर सकता। महक विवेक की बात का एग्जैक्ट मतलब नहीं समझ पा रही थी, पर वो अब इस बारे में ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहती थी। पर वहीं जब पास ही बैठे श्वेता के भाई शशांक ने उसकी ये बात सुनी तो वो खुद को रोक नहीं पाया और विवेक की तरफ देखते हुए बोला, मेरी बहन कोई घोस्ट नहीं है जिसे देखकर या छूकर तुम्हें कुछ हो जाएगा। आखिर तुम उसे इतनी नफरत क्यों करने लगे हो, जबकि तुम तो पहले उसे बहुत प्यार करते थे। पर विवेक ने उसे कुछ नहीं कहा। तभी शशांक ने काउच से उठते हुए और विवेक की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरी बहन इतनी ही नापसंद है तो आज के बाद उसकी तरफ देखना भी मत। पहले मुझे लगा था कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम लोग मेरी बहन के बारे में कुछ बात करना चाहते हो, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम लोग मुझे यहाँ बुलाकर मेरी इस तरह इंसल्ट करोगे। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से निकल गया। तभी विवेक ने महक की तरफ देखते हुए कहा, मैं उसे भी यहाँ बुलवाकर ये सारी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसलिए आप प्लीज़ एक बार उसे मैसेज करके यहाँ बुला दीजिए। भाभी, तब तक मैं अभी होने वाली फियांसे को भी यहाँ बुला लेता हूँ। उसकी बात सुनकर महक हैरान रह गई। आखिर विवेक किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? वो किसी लड़की को इतना हर्ट कैसे कर सकता था? उसने विवेक की तरफ देखते हुए हैरानी से कहा, विवेक, तुम श्वेता के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हें ये सब किया तो तुम कभी भी उसके पास वापस नहीं लौट पाओगे। तब विवेक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, भाभी, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अपना डिसीजन नहीं बदलने वाला। आप उसे कॉल करके यहाँ आने को कह दीजिए। अब महक चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसे ना चाहते हुए भी श्वेता को कॉल कर वहाँ बुलाना पड़ा। वहीं जब श्वेता ने सुना कि विवेक उससे मिलना चाहता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर वहाँ आ गई। उसे लग रहा था कि विवेक उसे प्रपोज करने वाला है और उसे एक्सेप्ट करने के लिए मान गया है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ पहुँच गई और विवेक के पास जाकर एक्साइटेड होकर बोली, विवेक, तुमने मुझे बुलाया? तब विवेक ने एक लड़की का हाथ पकड़ते हुए और श्वेता की तरफ देखते हुए कहा, ये मेरी फियांसे है, अलका राणा। हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। उसकी बात सुनकर श्वेता हैरान हो गई और उसके चेहरे की खुशी और एक्साइटमेंट तुरंत गायब हो गई। कुछ देर बाद उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हें पता है ना विवेक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। हाँ, आज से पहले भी तुमने मुझसे दूर होने के लिए पता नहीं मुझ पर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए हैं, पर सच यही है कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं अपनी जान दे सकती हूँ पर तुम्हें नहीं बुला सकती। पर श्वेता की बात सुनकर भी विवेक ने उसे कुछ नहीं कहा। ये देखकर वो अलका की तरफ देख इमोशनल होते हुए बोली, तुम दिखने में काफ़ी सुंदर हो और तुम दोनों साथ में काफ़ी अच्छे लगोगे। अगर तुम एक दूसरे से प्यार करते हो तो मुझे भी तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
पर बस मैं तुम्हें यह बता देना चाहती हूँ कि मैं विवेक से बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। हाँ, पर तुम फिक्र मत करो। अगर तुम दोनों की शादी हो जाती है तो मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगी, पर फिर भी अपने दिल से मैं इसे कभी नहीं भुला पाऊँगी। मैं हमेशा इसके आने का इंतज़ार करूँगी, चाहे फिर मुझे इसके लिए पूरी ज़िंदगी ही इंतज़ार क्यों ना करना पड़े। मुझे बस यही कहना था। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी, पर विवेक के चेहरे पर अभी भी उसके लिए कोई पछतावा नजर नहीं आ रहा था। वहीं श्वेता की आंखों से इस वक्त लगातार आंसू बहे जा रहे थे। महक अब तक ये सब कुछ शांति से देख रही थी, पर जब उसने श्वेता को रोते हुए वहां से जाते हुए देखा तो वो उसके पास गई और उससे बोली, आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो अब विवेक तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है? क्यों वो किसी और से शादी कर रहा है? श्वेता ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यह सब मेरी गलती है भाभी, पर अब मैं बदल गई हूँ। मैं सच में बदल गई हूँ। महक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने श्वेता को शांत किया और उसे सारी बात समझाने को कहा। श्वेता ने उसे बताया, एक वक्त था जब मुझे प्यार पर यकीन नहीं था। बहुत से लड़के मेरी खूबसूरती देखकर मुझे इम्प्रेस करते रहते थे। मैं भी कुछ वक्त उनके साथ घूमती फिरती, मस्ती करती और फिर उन्हें डंप कर देती। आज मुझे खुद यकीन नहीं होता कि मैं पहले ऐसी थी। उसी वक्त विवेक भी मुझे पसंद करने लगा था। तब मुझे मेरी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, इसलिए मैं भी उसके साथ तब तक रही जब तक मैंने उसे ये ना कहलवा दिया कि वो मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। पर उसके इजहार करते ही मैंने उसे बाकियों की तरह डंप कर दिया। मेरे ऐसा करने से वो इतना हर्ट हुआ कि उसने मेरी तरफ देखना भी बंद कर दिया। पर उससे दूर होने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मैं भी उसे प्यार करने लगी थी। बस तब से ही मैं उससे माफ़ी मांग रही हूँ। मैं उससे बस एक मौका चाहती हूँ, पर वो मुझसे हमेशा के लिए दूर जा रहा है। मुझे पता है मैं गलत थी, पर इसलिए तो माफ़ी मांग रही हूँ। पर वो तो अब मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके मन में अभी भी यही बात चल रही थी कि विवेक की शादी हो तो रही थी, पर उसकी होने वाली दुल्हन वो नहीं थी। अब जाकर महक को भी इन दोनों का पूरा मसला समझ आया था। महक अभी इन्हीं सब में गुम थी कि तभी वहाँ अहान आ गया और उससे बोला, मोम ने कॉल करके घर आने को कहा है। डैड की कंडीशन बहुत सीरियस है, उन्हें किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अहान ने बात विवेक को भी बता दी थी, इसलिए वो लोग भी अपनी कार लेकर घर के लिए निकल गए। वहीं राजादा हाउस में इस वक्त सभी लोग आदित्य के पास ही बैठे हुए थे। डॉक्टर ने यह कह दिया था कि आदित्य का कोई भरोसा नहीं है कि वो कितने वक्त तक और जिंदा रहने वाले हैं। यहाँ किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं था कि आदित्य की कुछ ही दिनों में ऐसी हालत हो गई थी। कल्पना भी आदित्य के पास ही बैठी हुई थी और अपने पति की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वो बार बार आदित्य से बस यही कहे जा रही थी, आप ऐसे मुझे और अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकते, आपको हमारे लिए उठना ही होगा। अनन्या भी वहीं बैठी हुई थी, पर आदित्य का इस तरह पिछले कुछ दिनों में इतना ज़्यादा बीमार हो जाना उसे सही नहीं लग रहा था, क्योंकि शेयर होल्डर की मीट तक वो बिल्कुल सही थे, तो अचानक उनकी ऐसी हालत कैसे हो गई। उसने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, अंकल की ना जाने ऐसी हालत अचानक से कैसे हो गई। इन्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। कल्पना ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बेटा, और पिछले कुछ दिनों से ये ना तो कुछ खा रहे हैं और ना ही किसी से कोई बात कर रहे हैं। भगवान करे इन्हें कुछ ना हो और ये बिल्कुल ठीक हो जाएं। भले ही कल्पना इस वक्त दूसरे सभी लोगों को ये कह रही थी कि वो ठीक हो जाएंगे, पर मन ही मन वो भी ये बात जानती थी कि ऐसा कहकर वो खुद को और बाकी सभी को बस झूठा दिलासा दे रही है। विवेक, सुदेश और आहान के बाकी सभी दोस्त भी आदित्य से मिलने यहाँ आए थे। फिर कुछ देर रुककर वो वापस चले गए, पर तब तक आहान और महक यहाँ नहीं लौटे थे। शुभम भी यहीं था और सबके सामने अपने डैड के लिए हमदर्दी दिखा रहा था, पर उसके मन में बस यही बात घूम रही थी कि उसके डैड ने अपनी विल में प्रॉपर्टी और बाकी सभी चीज़ें जिसके नाम की होंगी, पर जब तक उसके डैड मर नहीं जाते तब तक उसे इस बारे में कुछ पता नहीं लग पाएगा। जहाँ सभी लोग आदित्य से मिलकर जा चुके थे, पर आहान और महक उससे मिलने अभी तक नहीं आए थे। ये बात अनन्या को बहुत अजीब लग रही थी। उसने कहा, आहान भाई अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? उन्हें तो यहाँ होना चाहिए था। उसकी बात सुनकर कल्पना ने कहा, हाँ मैंने उसे कॉल करके बता दिया था और वो क्लब से निकल भी चुके थे, पर पता नहीं विवेक और उसके दोस्त तो यहाँ आकर चले गए, पर आहान और उसकी वाइफ को यहाँ आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। अनन्या और कल्पना की बात सुनकर सुभन मन ही मन स्माइल करने लगा और खुद से ही बोला, आहान और उसकी वाइफ यहाँ कैसे आ सकते हैं? मैं उसे यहाँ आने ही नहीं दूंगा। मैं उसके ना आने का सारा इंतजाम भी कर दिया है। अगर उसे कुछ हो गया तो डैड की सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ सिर्फ मेरा होगा। विवेक तो वैसे भी
अभी बच्चा है, उसे तो मैं जो भी करने को कहूँगा वो मान जाएगा। इतना सोचकर वो वहाँ से बाहर आ गया। उसे ऐसे स्माइल करते हुए बाहर जाता देखकर कल्पना समझ गई कि वो ज़रूर हर्षिता के पास ही जा रहा है, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे बाहर आई और उसके पास आकर बोली, मुझे पता है तुम्हारे मन में इस वक्त या तो तुम्हारे डैड की विल के बारे में कुछ चल रहा होगा या फिर उस हर्षिता के लिए। मैं तुम्हें यही कहूँगी कि हर्षिता को यहाँ से जाने दो और उसके चक्करों में मत पड़ो। मैं तुम्हारी शादी उससे भी खूबसूरत लड़की से करवाऊंगी। शुभम ने इरिटेट होते हुए कहा, मॉम आप इन सब की फिक्र मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और हर्षिता पर सिर्फ मेरा हक है, इसलिए जब तक मैं चाहता हूँ उसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से निकल गया और अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया। पर जैसे ही वो अंदर आया उसने देखा कि हर्षिता दरवाजे पर कान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। वहीं जब अचानक से हर्षिता ने वहां शुभम को देखा तो वो डर गई और घबराते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं सुना। वो तो मैं बस कमरे में टहल रही थी, तभी मेरा ध्यान उस तरफ चला गया। हर्षिता की बात सुनकर शुभम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अरे अरे रिलैक्स, अगर तुमने कुछ सुन भी लिया है तो क्या हो गया, मुझे इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी अब तो तुम मेरी हो, क्योंकि यहाँ तो अभी तक घर नहीं लौटा और मुझे लगता भी नहीं है कि वो वापस कभी घर लौटेगा भी। तुम्हें पता है वो क्लब से घर के लिए निकल गया था, पर पता नहीं कैसे वो अभी तक घर नहीं लौटा, जबकि उसके साथ ही विवेक भी घर के लिए निकला था, पर उसके यहाँ आए हुए 1 घंटा हो गया है। मुझे तो अब अहान के लिए सोचकर डर लग रहा है, कहीं किसी कार ने उसकी कार को उड़ा तो नहीं दिया। खैर जो भी हो, मेरे लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर अहान को कुछ हो जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। इतना कहकर वो हंसने लगा, पर जैसे ही हर्षिता ने उसकी बात सुनी वो डर गई और उसने उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, शुभम क्या किया है तुमने अहान के साथ? आखिर तुम अपने ही भाई के साथ ये सब करने का सोच भी कैसे सकते हो? बताओ मुझे, अहान कहाँ है? उसे क्या हुआ है बताओ। हर्षिता को अहान की इतनी फिक्र करते हुए देखकर शुभम ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। अगर तुम उसकी इतनी फिक्र करोगी तो याद रखना कि मैं उसके साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद उसने हर्षिता की कलाई पकड़कर उसे हर्ट करते हुए कहा, जब तक तुम उसकी फिक्र करोगी और मेरी बात नहीं मानोगी तब तक अहान को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। शुभम ने हर्षिता की कलाई कसकर पकड़ी थी, जिस वजह से उसको दर्द होने लगा था। उसे ऐसे देखकर शुभम ने फिर कहा, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने देने वाला, फिर चाहे तुम्हें उस अहान की कितनी भी फिक्र क्यों ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर तुम्हें मैंने जाने दिया तो तुम कैसे भी करके उस अहान के पास चली जाओगी। भले ही तुम मुझसे शादी ना करो और ना ही मेरे बच्चों को जन्म दो, पर मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर उसने हर्षिता को बेड पर धकेल दिया और उसके करीब जाने लगा। उसे अपने करीब आता देख हर्षिता ने उसे खुद से दूर हटाने की कोशिश करते हुए कहा, शुभम जाने दो मुझे, दूर हटो, मैं पक्का फिर कभी अहान के बारे में बात नहीं करूंगी, पर प्लीज़ अब मुझे जाने दो यहाँ से। उसकी बात सुनकर शुभम ने उससे कहा, मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया था कि तुम मेरे सामने उस अहान की फिक्र मत किया करो, पर तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। मैंने तुम्हें पहले ही इस बात के लिए वार्न किया था, पर क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मानना चाहती तो तुम्हें सज़ा तो भुगतनी ही होगी। अपने साथ ये सब होता देखकर हर्षिता ने रोते हुए कहा, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ शुभम, पर प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी इस तरह नहीं बिता सकती, तो फिर मुझसे शादी करके मेरे साथ ज़िंदगी बिता लो। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा और जल्द ये सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ मेरा होने वाला है। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। और इतना कहकर वो ज़बरदस्ती उसके करीब जाने लगा। हालांकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अहान और उसकी वाइफ महक सही सलामत घर वापस आ जाएंगे। एक्चुअली शुभम ने अहान को हर्ट करने के लिए किसी को उसकी कार का एक्सीडेंट करने को कहा था, पर जब अहान क्लब से बाहर निकलने लगा तो उसकी कार का टायर पंक्चर हो गया। ये देखकर अहान महक को लेकर कैब बुक करके वहाँ से निकल गया और इसलिए उसे यहाँ पहुँचने में वक्त लग गया। वहीं शुभम ने जिस आदमी को ये सब करने को कहा था वो अभी भी अहान की कार को क्लब के बाहर खड़ा देख रहा था और उसके बाहर आने का वेट कर रहा था। उसे नहीं पता था कि अहान तो कब का वहाँ से जा चुका है। जैसे ही अहान और महक घर आए वो सीधा आदित्य के रूम में चले गए। इस वक्त रूम में महक और अहान के अलावा और कोई नहीं था। महक वहाँ आदित्य की ऐसी हालत देखकर दुखी हो रही थी, पर तभी अहान अचानक से अपने हाथ में ग्लव्स पहन कर आया। उसके हाथ में एक इंजेक्शन भी था। ये देखकर महक डर गई और खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, ये अहान क्या करने की कोशिश कर रहा है? कहीं ये भी बाकी लोगों की तरह डैड की प्रॉपर्टी पाने के लिए उन्हें नुकसान तो नहीं? नहीं नहीं,
वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। उसे बड़बड़ाते हुए देखकर अहान ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? अगर ऐसा है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। खैर तुम्हें बता दूं, मैं डैड को हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, बस उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना कहकर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ इंजेक्शन निकाला और उनकी बॉडी में लगाने लगा। महक ये देखकर डर रही थी। तभी हान ने फिर कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ डैड मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते, पर फिर भी मैं उन्हें मरते नहीं देख सकता। और डैड की अचानक ऐसी हालत ऐसे ही नहीं हो सकती। इनकी हालत के पीछे ज़रूर कोई बात है। और वैसे भी आजकल के बच्चे अपने डैड से प्रॉपर्टी लेने के लिए और उनकी विल पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। खैर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। कुछ देर रुक कर फिर वो लोग वापस अपने अपने रूम में आ गए। महक इस वक्त ऐसे माहौल से कहीं दूर चले जाना चाहती थी जहाँ परिवार में ऐसा माहौल था। आखिर कोई प्रॉपर्टी पाने के लिए इस हद तक कैसे गिर सकता था? पर तभी उसे ये ख्याल आया कि अगर किसी ने प्रॉपर्टी के लिए अपने डैड को नुकसान पहुंचाया है तो प्रॉपर्टी के लिए उसे और उसके बच्चों को भी तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो महक यही सब सोच कर डर रही थी। अहान भी उसे काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था। तभी वो बोला, महक क्या हुआ, क्या तुम्हें यहाँ डर लग रहा है? नहीं नहीं, तो मुझे किसी से डर नहीं लगता, बस मुझे तो यहाँ ऐसे माहौल में अपने दोनों बच्चों की फिक्र हो रही है। क्या हम उन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर भेज सकते हैं? ये सुना अहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं भी अभी यही सोच रहा था कि हमें अपने दोनों बच्चों को कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर भेज देना चाहिए। मैंने तो उन्हें यहाँ से भेजने के सारे अरेंजमेंट्स भी कर दिए हैं। जल्द ही मेरा आदमी वियान और व्योम को यहाँ से लेकर चला जाएगा। अहान की बात सुनकर महक ने उससे कहा, पर आप उन्हें भेजेंगे कहाँ? इस पर अहान बोला, सूजल के पास। सूजल तुम्हारी दोस्त है और आई एम श्योर वो दोनों बच्चों का अच्छे से ध्यान रखेगी। ये सुनकर महक भी दिल ही दिल में बोली, हाँ और वैसे भी वो मेरी सीक्रेट गार्ड रह चुकी है तो वो मेरे बच्चों का अच्छे से ध्यान रख पाएगी। हाँ और वैसे भी वो मेरी सीक्रेट गार्ड रह चुकी है तो वो मेरे बच्चों का अच्छे से ध्यान रख पाएगी। फिर अहान ने उसके पास आकर और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे करते हुए कहा, आखिर मैं अपने दोनों बच्चों को कुछ भी कैसे होने दे सकता हूँ? मैं उनका बाप हूँ। उसकी बात सुनकर महक ने भी स्माइल करते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। पर अहान जिस तरह से ये बात बोल रहा था वो बहुत ही क्यूट और अपने बच्चों और वाइफ के लिए पॉजेसिव लग रहा था, इसलिए उसे देखकर महक को हंसी आ गई। ये देखकर अहान ने कहा, तुम मुझ पर हंस रही हो? महक बोली, नहीं तो, मेरा तो फेस ही ऐसा है, हर वक्त मेरे चेहरे पर स्माइल ही रहती है। अच्छा ये सब छोड़िए और अब मुझे जल्दी से एक किस दे दीजिए। इतना कहकर वो अहान की तरफ किस करने के लिए बढ़ गई, पर अहान पीछे हटकर बोला, मिसेज रायजादा, आप इस वक्त भी अपनी ऐसी हरकतें करके मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं। अभी इन सब के लिए ये वक्त सही नहीं है। ये सुनकर महक भी गुस्सा हो गई और बोली, तो मत दीजिए, अब मैं भी आपको कोई चांस नहीं देने वाली। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी, पर तभी अहान ने उसे कमर से अपनी तरफ खींचा और उसके फोरहेड पर प्यार से किस कर दिया। अब महक का गुस्सा भी गायब हो गया और उसने भी अहान को टाइटली हग कर लिया। तभी महक को अचानक कुछ याद आया और उससे कहा, अहान, कुछ वक्त पहले आपकी कार का जो एक्सीडेंट हुआ था वो किसने करवाया था? महक की बात सुनकर एक पल के लिए अहान चुप हो गया, पर फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, शुभम, मेरे भाई शुभम ने ही मेरा वो एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की थी। अहान की बात सुनकर महक एक पल के लिए हैरान रह गई। आखिर कोई भाई अपने ही भाई का एक्सीडेंट कैसे करवा सकता था? और इतना ही नहीं, उसके डैड भी उसे ये विवेक से ज़्यादा शुभम को ही पसंद करते हैं। भाई तो था ही ऐसा, पर पिता भी अपने बेटों में भेदभाव करते हैं। ये दुनिया सच में पैसों और पावर के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यही सब सोचकर महक को अहान के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि एक तरफ प्रॉपर्टी के लिए शुभम उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं आदित्य भी उस पर आंख बंद करके यकीन करते थे और उस पर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थे। पर यह सब जानने के बाद भी अहान अपने डैड को बचाना चाहता था। उसने अपने मन में कहा, यह सब गलत है, डैड जो अहान के साथ कर रहे हैं वो गलत है, और अब मैं भी यही चाहती हूँ कि अगर वो ये सब कुछ अपने किसी एक बेटे के लिए कर रहे हैं और उसे ही सब कुछ देना चाहते हैं तो ऐसा कभी ना हो। जो मिले तीनों बेटों को बराबर मिले, ताकि उनके मन में अपने डैड के लिए कभी भी गलत फीलिंग ना आए। महक ने अहान के करीब जाकर उसके होठों पर किस कर दिया और मन ही मन बोली, आप फिक्र मत करो अहान, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। वहीं जब महक ने उसे किस करने के बाद अहान के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने महक की आंखों में देखते हुए कहा,
मैंने अभी तुम्हें खुद से दूर जाने का मौका दिया था, पर लगता है कि तुम मुझे खुद अपने करीब आने का हिंट दे रही हो। अब तुम बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें परेशान किया। इतना कहकर अहान महक को किस करने लगा और उसके करीब जाने लगा। कुछ देर बाद महक ने अहान से फिर कहा, अहान क्या डैड उस इंजेक्शन से ठीक हो जाएंगे? अहान ने कहा, हाँ, उन्हें कुछ दिन तक कुछ नहीं होगा। पर तभी अहान ने उसकी तरफ देखकर कहा, महक, मुझे लग रहा है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, तभी तो तुम बात बदल रही हो। पर भूलो मत, तुमने ही पहले मुझे किस किया था, तो मैं तो तुम्हें आज परेशान जरूर करूँगा। और वैसे भी मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ। महक ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, बल्कि बहुत अच्छे इंसान हैं। और अहान और महक फिर एक दूसरे के करीब आ गए। फिर अहान ने धीरे धीरे महक के कान में कहा, महक, आज के बाद मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँगा और तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हालांकि महक अब तक सो चुकी थी, इसलिए वो उसकी बात नहीं सुन पाई। फिर अहान भी उसके गले लगकर सो गया। अगले दिन महक की जब नींद खुली तो अहान उसके पास ही लेटा हुआ था। उसे अपने पास देखकर महक शर्माने लगी। पर तभी अहान ने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, महक, तुम नींद में बहुत कुछ बोल जाती हो। ये सुन महक घबरा गई और हैरानी से बोली, मैंने क्या बोला नींद में? वो अहान की बात सुनकर इसलिए घबरा गई थी कि उसे ये डर लग रहा था कि कहीं उसने नींद में अहान के सामने अपने पास्ट से रिलेटेड तो कुछ नहीं कह दिया था। उसे घबराते देख अहान ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुमने यही कहा कि तुम्हें यहाँ इस घर में बहुत डर लग रहा है। अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे पहले ही बता देती, मैं तुम्हें भी अपने बच्चों के साथ वहीं भेज देता। अहान की बात सुनकर महक ने रिलैक्स होते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं मयूर महक हूँ, महक किसी से नहीं डरती। इतना कहकर उसने अपने मन ही मन कहा, मयूरी, तेरी ये नींदों में बड़बड़ करने वाली आदत कभी न कभी तुझे मरवाएगी। पता नहीं मेरे मुंह से ये सुनकर वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अहान को चुप देखकर उसने फिर कहा, अहान, क्या आपको इतना भी नहीं पता? इंसान जो कुछ भी अपने सपने में बोलता है असल में उसका मतलब उसके अपोजिट होता है। अगर मैंने सपने में ये कहा कि मुझे यहाँ डर लग रहा है तो इसका मतलब है मुझे यहाँ डर नहीं लग रहा। उसकी बात सुनकर अहान स्माइल करने लगा और बोला, मिसेज रायजादा, मैंने आपको अपनी तरफ से जाने का मौका दिया था, पर अब क्योंकि आपने मना कर दिया तो मैं आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने देने वाला। तब महक भी बोली, हाँ, तो अब मैं आपको छोड़कर खुद भी कहीं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है मैं जहाँ भी जाऊँगी आप तो मेरे पीछे पीछे आ ही जाएंगे। फिर कुछ देर और वो दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। तभी महक को श्वेता का ध्यान आया। उसे अभी भी बार बार मन ही मन श्वेता के लिए बुरा लग रहा था। इसलिए उसने कहा, अहान, क्या विवेक सच में अलका से शादी करने वाला है? क्या उसे सच में अब श्वेता से कोई मतलब नहीं है? मैं जब भी श्वेता के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। महक की बात सुनकर अहान ने उससे कहा, उसकी लाइफ है, वो किससे शादी करने वाला है ये पूरी तरह से उसका डिसीजन है, मैं इसमें उससे कुछ नहीं कह सकता। इसलिए तुम भी अब इस बात का अपने दिमाग से निकाल दो। पर महक के भी आज सवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने फिर अहान से एक सवाल करते हुए कहा, अहान, अब तो आपने मुझसे कोई झूठ या सीक्रेट नहीं रखा है ना? मैं आप पर अब बहुत ट्रस्ट करती हूँ। अहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, पर अगर कोई सीक्रेट हुआ तो? अहान की बात सुनकर महक ने उसे हल्का सा पुश कर दिया। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अब आप पर सिर्फ मेरा राइट है, इसलिए आपको सभी बातों को जानने का राइट भी मेरा है। तभी अचानक से अहान ने फिर कहा, महक, क्या तुम फिर से मुझसे शादी करना चाहोगी? उसकी बात सुनकर महक गुस्से से बोली, करना तो चाहती हूँ, पर क्या करूँ? जब भी मैं मंडप में जाती हूँ तो मेरा दूल्हा ही गायब हो जाता है। इतना कहकर वो दोनों हंसने लगे। हालांकि इस सिचुएशन में ये सब कुछ वैसे भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आदित्य की तबीयत बहुत ख़राब थी। कुछ देर तक एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने के बाद दोनों रेडी होने चले गए। वहीं दूसरी तरफ विवेक भी शावर लेकर और एक वाइट शर्ट पहनकर अलका से मिलने जा रहा था। पर इतने सिंपल लुक में भी वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। पर वो जैसे ही राजादा हाउस से बाहर निकला, अपने सामने वहाँ श्वेता को देखकर हैरान रह गया। वहीं जब श्वेता ने वहाँ विवेक को देखा तो उसे देखकर वो बोली, तुम कहीं बाहर जा रहे हो? एक्चुअली मुझे पता लगा कि अंकल की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और तुम्हारी फैमिली में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो बताना, मैं भैया से कहकर तुम्हारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। उसकी बात सुनकर विवेक उसकी तरफ अजीब तरह से देखने लगा। उसे इस वक्त
श्वेता से मिलना सही नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जल्द ही अलका से शादी करने वाला था। भले ही श्वेता उससे उसकी हेल्प करने को कह रही थी, पर फिर भी उसे उसका मिलना सही नहीं लग रहा था। श्वेता ने जब उससे हेल्प करने को कहा तो विवेक ने उससे मिलने से भी मना कर दिया। श्वेता प्लीज़, तुम किसी भी बहाने से फ्यूचर में मुझसे मिलने मत आना। मुझे पता है तुम हमारी हेल्प करना चाहती हो, पर हम अपना खुद देख लेंगे। और अब क्योंकि मैं अलका से शादी करने वाला हूँ, तो मेरा तुमसे मिलना ठीक नहीं होगा। विवेक नहीं चाहता था कि वो अलका के होते हुए अपनी एक्स से मिले या उससे कोई भी बात करे। वो अलका की नज़रों में अपने लिए कोई भी नाराज़गी नहीं देखना चाहता था। उसकी बात सुनकर श्वेता को मन ही मन बहुत बुरा लगा। तभी विवेक ने आगे कहा, अगर तुम इसी तरह किसी न किसी वजह से मुझसे मिलने आती रही और अगर ये बात अलका को पता लगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर श्वेता ने हाँ में अपना सर हिलाया और उदास होते हुए बोली, हाँ ये लास्ट टाइम है जब मैं तुमसे मिलने आई हूँ। आज के बाद मैं तुमसे मिलने कभी नहीं आऊँगी, पर हाँ अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो ज़रूर बता। पर श्वेता अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही विवेक वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद श्वेता की आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू गिरने लगे। वो इमोशनल होकर खुद से ही बड़बड़ाने लगी, क्या किसी प्यार करने वाले को प्यार में सेकंड चांस नहीं मिलता? हाँ मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है और मैं गलत थी, पर विवेक मुझे एक मौका और क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि महक और वो एक दूसरे को ब्यूटी कॉन्टेस्ट की वजह से जानती थी और कहीं ना कहीं उन दोनों में एक बॉन्डिंग बन गई थी, इसलिए उसने महक को कॉल कर दिया। पर जैसे ही महक ने उसका फ़ोन उठाया और उसके रोने की आवाज़ सुनी तो उसने तुरंत कहा, क्या हुआ श्वेता, तुम ठीक तो हो? तुम रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? उसकी बात सुनकर श्वेता ने सुबकते हुए कहा, मेरी ज़िंदगी में अब कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि विवेक सच में अब मुझे पसंद नहीं करता और वो अब अलका से शादी करने वाला है। मेरी किस्मत सच में बहुत ख़राब है महक। मानती हूँ तुम्हारी लाइफ में भी बहुत सी प्रॉब्लम होंगी, पर एटलीस्ट तुम्हारे पास कोई तो है जो तुम्हारा साथ देने के लिए हर वक्त तुम्हारे साथ है। पर मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई हूँ और विवेक ने तो मुझे ये भी कहा है कि वो अब मुझे कभी नहीं देखना चाहता। तो अब तुम ही बताओ मैं यहाँ रहकर क्या करूँ? इससे बढ़िया तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, यही हम सब के लिए सही रहेगा। फिर विवेक को भी मुझे कभी नहीं देखना पड़ेगा। और तुम्हें पता है विवेक तो अभी भी श्वेता से मिलने ही गया है। आखिर वो मुझे एक और चांस क्यों नहीं दे सकता महक? मैं उसे कभी नहीं भुला सकती। उसकी बात सुनकर महक ने कहा, नहीं श्वेता, तुम हिम्मत रखो और कान्हा जी पर यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा। महक की बात सुनकर श्वेता ने निराश होते हुए और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद फ्यूचर में हमें एक दूसरे से मिलने का कभी मौका ना मिले, पर मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम, आहान, विवेक और अलका हमेशा खुश रहो। उसकी बात सुनकर महक बोली, ऐसा मत कहो श्वेता, सब ठीक हो जाएगा और तुम भी अपना ध्यान रखो और घर जाकर थोड़ा रेस्ट करो। उसकी बात सुनकर श्वेता ने अपने मन ही मन कहा, शायद अब मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। और फिर उसने कॉल कट कर दिया और फिर वो वापस अपने घर की तरफ चली गई। पर जितने भी कदम वो आगे बढ़ रही थी उसे लग रहा था जैसे वो विवेक से दूर होते जा रही थी। पर अब शायद पूरी ज़िंदगी उसे ये सफ़र अकेले ही तय करना था। वहीं शुभम कुछ फाइल्स लेने ऑफिस से वापस घर आया था, पर तभी उसने देखा कि हर्षिता अपना सामान सूटकेस में डालकर वहाँ से भागने की सोच रही थी। पर जैसे ही उसने इस वक्त शुभम को वापस आते देखा तो वह घबरा गई। उसे ऐसे देखकर शुभम ने कहा, ये क्या कर रही हो तुम अपना सारा सामान क्यों पैक कर रही हो? हर्षिता ने घबराते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस कुछ एक्स्ट्रा सामान उसमें डाल रही थी जो मेरे काम में नहीं आ रहा। पर तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? तुम्हें तो ऑफिस में होना चाहिए था ना। पर शुभम समझ गया था कि वह वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने कहा, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर यहाँ से जाने की? क्या तुम्हें अभी भी मुझसे ज़्यादा वो आहान अच्छा लगता है? इतना कहकर उसने गुस्से से उसके सूटकेस का सारा सामान नीचे गिरा दिया और उसे अजीब नज़रों से घूरने लगा। शुभम का उसे इस तरह से देखना हर्षिता को डरा रहा था। उसने तुरंत माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी शुभम, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगी। इतना कहकर वो एक कदम पीछे की तरफ बढ़ाने लगी और शुभम भी उसकी तरफ बढ़ने लगा। पर तभी अचानक हर्षिता पीछे जगह न होने की वजह से बेड पर गिर गई और शुभम भी उसके पास आ गया और बोला, हर्षिता, मुझे ये एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ।
मुझे पता है कि तुम बाकी लड़कियों से थोड़ी अलग हो, पर इसलिए तो मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ और मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी बुराई है। फिर उसने गुस्से से हर्षिता के चेहरे को ऊपर करते हुए कहा, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक मैं चाहता हूँ तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। और अब तो मेरे डैड भी बहुत ही जल्दी मरने वाले हैं। फिर वो अपनी प्रॉपर्टी और बिल मेरे नाम कर देंगे और मैं उस हान से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा। इसलिए तुम अब उससे दूर रहो और सिर्फ मुझ पर ध्यान दो, समझी? कल रात शुभम पहले से इस बात से खुश हो रहा था कि अहान अब वापस घर लौट कर नहीं आने वाला है, पर जब उसे बाद में पता लगा कि अहान घर सही सलामत आ गया है तो उसे बहुत गुस्सा आया। शुभम को इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर हर्षिता डर गई और उसने डरते हुए कहा, हाँ हाँ मैं समझ गई, अब प्लीज़ तुम मुझसे थोड़ा दूर हटो, मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही हूँ। उसकी बात सुनकर शुभम ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, ठीक है, इस बारे में मैंने तुम्हारी बात मान ली। इतना कहकर वो उससे दूर हट गया। पर अब तक हर्षिता को भी ये बात समझ आ गई थी कि वो शुभम के अगेंस्ट जाकर तो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती थी। इसलिए उसकी भलाई इसी में थी कि वो चुपचाप उसकी बात मानती रहे। उसने खड़े होकर शुभम को हक करते हुए कहा, मैं अब हमेशा तुम्हारी बात मानूंगी, बस तुम मुझे फिर से कभी टॉर्चर मत करना। शुभम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हर्षिता सच्चाई यही है कि अब तुम मेरे साथ रहती हो। बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि तुम मेरी हो चुकी हो। हमारी नज़दीकियाँ किसी से छिपी नहीं है। और ये बात तो दिमाग से निकाल ही देना कि यहाँ से जाने के बाद भी मेरे अलावा तुम्हें कोई भी एक्सेप्ट करेगा। इसलिए तुम्हारी भलाई अब इसी में है कि तुम मेरे साथ खुशी खुशी रहो। उसकी बात सुनकर हर्षिता भी हाँ में अपना सर हिलाने लगी। तभी शुभम ने फिर कहा, वैसे अगर तुम बाहर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, पर मैं तुम्हारे साथ अपने किसी आदमी को बाहर भेजूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। पर वो कंपनी में जाने की बजाय इस बार आदित्य रायजादा के रूम की तरफ गया था। रूम में आकर उसने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, डैड मुझे पता है आपने बिल में मेरे लिए बहुत कुछ लिखा है, क्योंकि मैं हमेशा से ही आपका लाडला बेटा रहा हूँ। वो आदित्य के बेड की तरफ चला गया और उसे कुछ देर इमोशनल होकर देखता रहा। कुछ देर बाद उसने आदित्य की तरफ देखकर फिर कहा, डैड अब ये सब कुछ मुझे चाहिए, इसलिए आप अब बेफिक्र होकर यहाँ से जा सकते हैं। मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और वैसे भी आप कब से अकेले ही तो हैं ये सब कुछ संभाल रहे थे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब आप रेस्ट करें और ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। उसने आगे कहा, अगर मेरे पास ये सारी पावर्स और पोजीशन आ गई तो हर्षिता तो क्या, मैं फ्यूचर में जिस भी लड़की से शादी करना चाहूँगा कर पाऊँगा। वो मुझे मना नहीं कर पाएगी। और जल्द ही उसे ये बात भी पता लग जाएगी कि राजदादा फैमिली का सबसे काबिल बेटा मैं ही हूँ, ना कि हाँ मैं ही इन सब के कंपैरिजन में बेस्ट हूँ। शुभम अब और इंतज़ार नहीं कर सकता था। वो जल्द से जल्द ये जानना चाहता था कि उसके डैड ने विल में क्या क्या किस किस को दिया है, जो आदित्य के मरे बिना जानना इम्पॉसिबल था। वहीं आदित्य को शुभम के मुंह से ये सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। अब तक वो आंख बंद करके शुभम की बात सुन रहे थे, पर अब शुभम की बातें सुनकर उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा था। वो ज़बरदस्ती अपनी आंखें खोलकर शुभम को देखने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अपने जिस बेटे पर इतना यकीन कर रहे हैं वो पैसे और पावर के लिए उन्हें ही मरने के लिए कह रहा था। आदित्य को अपनी तरफ से इस तरह देखता हुआ देखकर शुभम ने उनकी फिक्र करते हुए कहा, डैड मुझसे अब आपका ये दुख और दर्द और सहा नहीं जाता। मैं अपने डैड को इस तरह तड़पते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। इसलिए डैड मुझे लगता है कि अब आपको और परेशान नहीं होना चाहिए। आपका बेटा होने के नाते मैं आपका दर्द तो कम कर ही सकता हूँ, और वैसे भी इस वक्त कमरे में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। मुझे हमेशा इतना सपोर्ट करने के लिए और प्यार करने के लिए थैंक यू, पर अब मैं कम में एडजस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे सब कुछ चाहिए। इतना कहकर उसने आदित्य के पास रखा हुआ पिलो उठाया और धीरे धीरे उसके नाक और मुंह के प्रेस करने लगा। आदित्य लगातार उसे कहे जा रहे थे, नहीं नहीं, पर प्रॉपर्टी और पावर के नशे में शुभम को इतना नीचे गिरा दिया था कि उसे ये सब करने में ज़रा भी शर्म नहीं आ रही थी। कुछ देर के स्ट्रगल के बाद आदित्य की आंखों से आंसू गिरने लगे और उनकी सांसें हमेशा के लिए रुक गई। जब शुभम को ये महसूस हुआ कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं है तो उसने पिलो वहाँ से हटा दिया और फिर कुछ देर उन्हें देखने लगा और बोला, वैसे भी डैड अब आप जिंदा रहकर क्या ही करते, आप अब बूढ़े हो गए थे और आज ही नहीं तो कल आपको जाना ही था। इसलिए देखिए आपके बेटे ने आपको बिना परेशान हुए ही हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा कर दिया। पर हाँ डैड, आई लव यू।
इतना कहकर वह बिना किसी दुख या पछतावे के वहां से चला गया। कुछ ही देर में जब नर्स और डॉक्टर आदित्य को देखने आए तो सभी ने उन्हें मरा हुआ बता दिया। अब तक ये खबर राजदा फैमिली में और बाकी सब जगह फैल चुकी थी। वहीं सभी लोग आदित्य के पास आ गए और उसके जाने का दुख मनाने लगे। कल्पना भी उनके पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो लगातार रोए जा रही थी और आदित्य को हक करते हुए कह रही थी, आप हमें ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं आदित्य, मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी। वहीं अनन्या भी रोते हुए कह रही थी, अंकल आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर कैसे चले गए, हमें आपकी बहुत याद आएगी। बारी बारी से आदित्य के तीनों बेटे उनके पास आए। सबसे पहले शुभम और हर्षिता उनके पास आए। शुभम ने ही ये सब कुछ किया था, इस बात का एहसास वो किसी को नहीं होने दे रहा था और इस तरह रोने की एक्टिंग कर रहा था जैसे आदित्य के जाने का उसे सबसे ज़्यादा दुख हो। वो रोते हुए कह रहा था, डैड आज तक आपने राजदा फैमिली और राजदा ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ को संभाला, आपने हम सब के साथ अच्छे से अच्छा किया, पर आप अब हम सबको यूँ अचानक छोड़कर क्यों चले गए। मुझे आपकी बहुत याद आएगी डैड। वहीं हर्षिता की आंखों में भी इस वक्त आंसू थे। उनके बाद आहान और महक आए। भले ही आहान को उसके डैड शुभम के जितना प्यार नहीं करते थे, फिर भी आहान के लिए तो ये उसके डैड थे। उसे बचाने के लिए तो उसने सुदेश से वो इंजेक्शन भी लिया था ताकि उसके डैड कुछ दिन और जी सके, पर पता नहीं वो अचानक से कैसे चले गए। महक भी आहान से यही कह रही थी, आहान आपने तो कहा था कि डैड उस इंजेक्शन से ठीक हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर आहान ने भी धीरे से उसे कहा, हाँ पता नहीं, मुझे खुद इस बात की हैरानी हो रही है। फिर आहान और महक ने झुककर आदित्य के पैर छू लिए। आहान की आंखों में भी इस वक्त आंसू थे और वो कह रहा था, डैड अगर मैंने अनजाने में आपको कभी कुछ भी गलत कहा हो या तेज आवाज़ में बात की हो तो आई एम सॉरी, आई विल मिस यू। उसे इस तरह देखकर महक ने उसे संभाल लिया। आहान महक के बाद विवेक और अलका भी उनको धोख लगाने आ गए। वहीं अनन्या के मन में अभी भी यही सब बातें घूम रही थी कि उसके अंकल इतना अचानक से कैसे मर सकते हैं। उसने सबकी तरफ सवाल भरी नज़रों से देखते हुए कहा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि अंकल अचानक से इतने बीमार कैसे हो गए और कैसे अचानक उनकी डेथ हो गई। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है और मैं पुलिस को बुलाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर कल्पना ने उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, ये तुम क्या फालतू की बातें किए जा रही हो अनन्या, तुम्हें क्या लगता है कोई यहाँ आदित्य को मारना चाहता है? ऐसा कुछ नहीं है। और ये बात हम सबको पता है कि पिछले कुछ सालों से उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब ही होती जा रही है, इसलिए अभी इन फिजूल की बातों में अपना वक्त जाया मत करो और जल्द से जल्द सभी मिलकर आदित्य के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। उसकी बात सुनकर अनन्या चुप हो गई। वहीं शुभम तो जल्द से जल्द विल देखने के लिए एक्साइटेड था, क्योंकि अब आदित्य मर चुके थे तो वो इजीली विल देख सकते थे। इसलिए एक्साइटमेंट में शुभम के मुंह से निकल गया, मॉम एक बार हमें डैड की विल भी देख लेनी चाहिए। अब डैड तो जा ही चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हम जल्द से जल्द ये काम भी निपटा लें। ये सुनकर सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। उसे इस वक्त भी विल की पड़ी थी। ये देखकर आहान ने उसे कहा, क्या हुआ भाई, आपको नहीं लगता आपको कुछ ज़्यादा ही जल्दी है विल जानने की? आपके चेहरे पर मुझे डैड के जाने का ज़रा भी दुख दिखाई नहीं दे रहा। उसकी बात सुनकर शुभम एकदम चुप हो गया। इस बार शुभम की बात सुनकर कल्पना को भी गुस्सा आ गया। उसने शुभम की तरफ देखते हुए कहा, शुभम ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये वक्त विल के बारे में जानने का नहीं है, बल्कि तुम सबको पहले अपने डैड के अंतिम संस्कार के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आदित्य की मौत की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। इसलिए आदित्य ने जिस लॉयर से विल बनवाई थी वो भी ये खबर मिलते ही राजदा हाउस आ गया। उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, जी मेरा नाम पवन है। मुझे आदित्य जी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। मैं उनका लॉयर हूँ। मुझे ही मिस्टर आदित्य राजदा ने उनके मरने के बाद विल और उनकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने को कहा था। ये सुनकर शुभम मन ही मन खुश हो गया और मन ही मन बोला, भगवान मेरी तो सुन ही लेता है। विल बताने के लिए लॉयर खुद ही यहाँ आ गया। पर वो ज़्यादा देर खुश रह पाता उससे पहले ही लॉयर ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, मैं आज यहाँ आप सब लोगों को ये बताने आया हूँ कि मिस्टर आदित्य ने मुझे कहा था कि उनके मरने के बाद 3 दिन तक किसी को भी उनकी विल के बारे में पता ना लगे। इसलिए मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि मैं आप सब लोगों के सामने उनकी विल आज से ठीक 3 दिन बाद पढ़ूंगा। लॉयर पवन की बात सुनकर शुभम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। आदित्य चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनके बच्चे सिर्फ विल या प्रॉपर्टी के बारे में ही ना सोचें, क्योंकि उन्हें पता था कि विल के चक्कर में वो सभी उनका अंतिम संस्कार तक करना भूल जाएंगे।
और मरने से पहले तो उन्होंने शुभम का असली चेहरा भी देख लिया था, पर वो तब कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि विल तो ऑलरेडी बन चुकी थी और शुभम ने उसकी असलियत देखने के बाद उन्हें इतना वक्त भी कहाँ दिया कि वो विल में कुछ बदल पाते। अपनी बात कहकर लॉयर पवन वहां से चले गए। फिर सभी लोग आदित्य के अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगे। तीनों बेटों ने अपने अपने बाल दे दिए और कल्पना ने भी सिंपल साड़ी पहन ली। आदित्य के लिए अर्थी सजाई गई और फिर सभी लोग मिलकर उनका अंतिम संस्कार करने ले गए। आहान, महक, विवेक को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था और कल्पना को भी रो रो कर बुरा हाल था। बस एक शुभम ही था जिसको अपने डैड के मरने से कोई दुख नहीं था और उसके तो मन में अभी भी विल की ही बातें घूम रही थी। सच में प्रॉपर्टी और पैसा इंसान से क्या क्या करवा देता है ना। रिश्ते नाते सब पीछे छूट जाते हैं और पैसे के लिए इंसान अपने ही बाप को मार डालता है। ऐसे बेटे से तो अच्छा इसे बेटे पैदा ही ना हो। इन्हीं सब से आज का पूरा दिन निकल गया। रात में शुभम भी वापस अपने रूम में आ गया था, पर जब उसने देखा कि हर्षिता कुछ थकी हुई लग रही है तो उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आज तुम पूरे दिन की भागदौड़ की वजह से थक गई होगी, तुम अब रेस्ट कर लो। हर्षिता ने भी हाँ में सिर हिलाया और वो सो गई। अगले दिन सभी लोग थोड़ा जल्दी जग गए। आज आदित्य को श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत से लोग आने वाले थे। इस वक्त आहान, शुभम और विवेक सभी गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। आदित्य की फोटो पर माला लगी हुई थी। मिलने वाले सभी लोग उनकी तस्वीर के सामने आकर हाथ जोड़ उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करे जा रहे थे। तभी शुभम कुछ देर के लिए पानी पीने किचन में चला गया। वहाँ इस वक्त हर्षिता भी थी। जैसे ही शुभम ने उसे वहाँ देखा तो वो उसके पास आकर उसकी कलाई पकड़ने लगा। ये देखकर हर्षिता ने उसे मना करते हुए कहा, शुभम, ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसे वक्त पर भी इन सब के बारे में कैसे सोच सकते हो? किसी ने देख लिया तो? इतना कहकर वो उसे हाथ छुड़ाने लगी, पर तभी वहां कल्पना आ गई और बोली, शुभम, हर्षिता तो तुम्हारे पास हमेशा ही रहती है, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अभी उसकी जगह बाहर आए लोगों पर ध्यान देना चाहिए? आखिर ऐसा भी क्या पसंद आ गया तुम्हें इसमें? कल्पना की बात सुनकर शुभम ने कहा, मॉम प्लीज, आप हर्षिता के लिए कुछ मत कहिए और मैं बाहर ही जा रहा हूँ, बस यहाँ पानी पीने आया था, पर मुझे लगता है आपको भी अब अपने रूम में जाकर रेस्ट करना चाहिए। शुभम चाहे हर्षिता को खुद कितना भी परेशान कर ले, पर वो ये बर्दाश्त नहीं करता था कि कोई और उसे कुछ भी कहे। उसकी बात सुनकर कल्पना वापस अपने रूम में चली गई और हर्षिता और शुभम वापस सभी लोगों को अटेंड करने बाहर आ गए। वहीं जब श्वेता को आदित्य की मौत के बारे में पता लगा तो वो भी अपनी श्रद्धांजलि देने यहाँ आ गई थी। हालांकि उसने अपने सोच लिया था कि अब वो फिर से कभी भी विवेक के घर नहीं जाएगी, पर जब उसे इस बारे में पता लगा तो वो खुद को रोक नहीं पाई। पर यहाँ आकर भी उसे विवेक से मिलने का मौका नहीं मिला था क्योंकि विवेक अलका के साथ बाकी सभी गेस्ट को अटेंड करने में लगा हुआ था। जब श्वेता ने महक को देखा तो वो उसके पास आकर बोली, आदित्य अंकल के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। महक ने भी हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद महक ने श्वेता के उदास चेहरे को देखकर कहा, तुम ठीक हो श्वेता? तुम भी अपना ध्यान रखो और इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। उसकी बात सुनकर पहले तो श्वेता उदास हो गई क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि महक उसे विवेक के बारे में कह रही थी। फिर वो खुश होने का नाटक करते हुए बोली, मैं तो एकदम ठीक हूँ और अच्छा है विवेक को भी उसके पसंद की लड़की मिल गई। अब वो दोनों भी एक दूसरे से शादी करके खुश रहेंगे। फिर उसने धीरे से खुद से ही कहा, बस मैं शायद कभी किसी से शादी नहीं कर पाऊंगी। तभी यहान वहाँ आ गया और महक का हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम यहाँ बातों में लगी हो और मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ रहा था, मुझे बताकर तो आना चाहिए था। ये कहकर वो उसे अपने साथ ले गया और वो दोनों बाकी गेस्ट को अटेंड करने लगे। वहीं श्वेता की नज़रें अभी भी विवेक और अलका पर ही थी जो साथ में सब काम कर रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर श्वेता ने मन ही मन कहा, काश मैं पास्ट में जाकर चीज़ें बदल पाती तो शायद आज विवेक के साथ अलका नहीं मैं खड़ी होती। काश इस दुनिया में अपनी गलती को ठीक करने की भी कोई दवा होती। इतना सोचकर वह उदास होकर वहाँ से चली गई। महक भी दूर खड़ी उसके उदास चेहरे को देख रही थी। धीरे धीरे सब लोग भी वापस जाते जा रहे थे। देखते ही देखते 3 दिन भी बीत चुके थे। आज मिस्टर पवन विल के बारे में बात करने के लिए राजादा हाउस आए थे। उनके हाथ में विल के पेपर्स थे। सभी लोग हाल में इकट्ठा हो चुके थे। आहान, महक, विवेक, ये तीनों ही बिल्कुल शांत खड़े थे, पर शुभम का मन विल जानने के लिए बेचैन हुए जा रहा था। उसने अब एक एक सेकंड की देरी भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी मिस्टर पवन ने विल पढ़ना शुरू किया। आज 3 दिन पूरे हो चुके हैं, इसलिए मैं मिस्टर आदित्य रायजादा की विल पढ़ने जा रहा हूँ।
उनकी बात सुनकर राजदा हाउस में चारों तरफ शांति छा गई। सब लोग ध्यान से विल को सुनने का इंतजार कर रहे थे और शुभम उसने घबराहट में पास ही खड़ी हर्षिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब हर्षिता ने यह देखा तो उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, शुभम, तुम्हारे ऐसा पकड़ने की वजह से मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मेरा हाथ, आखिर तुम्हें हो क्या गया है। उसकी बात सुनकर कहीं शुभम को समझ आया और उसने अपना हाथ दूर करते हुए कहा, ओह, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। पर अगले ही पल उसने फिर कहा, क्या मेरे पकड़ने से तुम्हें दर्द हुआ? पर तुम्हें मेरे पकड़ने से दर्द कैसे हो सकता है? उसकी बात सुनकर हर्षिता ने कहा, नहीं, तुमने तो मुझे इतना दर्द दिया है कि अब मुझे दर्द हो ही नहीं सकता। वहीं आहान इस वक्त बिल्कुल शांत खड़ा था। महक को पता ही था कि आहान को प्रॉपर्टी वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर फिर भी ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं ये जानने का तो मन करता ही है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। पर आहान तो अभी भी बिल्कुल शांत था और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, बल्कि आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए इस वक्त महक तो आहान के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्साइटेड थी। महक को देखकर आहान समझ गया कि उसके मन में क्या चल रहा है, इसलिए उसने कहा, जो होगा हो जाएगा। वैसे भी डैड ये विल कुछ दिन पहले ही लिख दी थी, इसलिए हमारे सोचने या ना सोचने से वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। आराम से लॉयर की बात सुनो। उसकी बात सुनकर महक ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी मिस्टर पवन ने विल पढ़ते हुए कहा, मिस्टर आदित्य की विल कुछ इस तरह है, मिस्टर हान और बाकी सबको राजादा हाउस छोड़कर जाना होगा, क्योंकि इस पर अब मिसेस अनन्या का हक है। उन्होंने अपनी विल में अनन्या को भी हक दिया है। सभी अपार्टमेंट्स और रियल एस्टेट मिसेस कल्पना रायजादा को दिया जाता है। जितनी भी लिक्विड एस्टेट्स और फंड्स हैं वो सब कुछ विवेक रायजादा को ट्रांसफ़र किया जाता है। और मिस्टर आदित्य ने अपने हिस्से के सारे शेयर्स मिस्टर शुभम को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। इतना कहकर वो पेपर्स को बंद करने लगे। ये देखकर कल्पना को बहुत हैरानी हुई। वो जानती थी कि आदित्य आहान को सिर्फ नाम के लिए बेटा मानते थे, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि वो आहान के साथ ये सब करेंगे। वो अपने दोनों बेटों यहाँ तक कि अनन्या को भी कुछ देकर गए थे, पर उन्होंने आहान को कुछ नहीं दिया था। आखिर उससे रहा नहीं गया और उसने हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है? क्या आदित्य ने आहान के लिए अपनी विल में कुछ नहीं लिखा? वहीं इतना सब हो जाने के बाद भी आहान शांत था। उसके पास अब सिर्फ वही शेयर्स थे जो आदित्य ने अपने तीनों बच्चों के लिए पहले ही दे दिए थे। कल्पना को मन ही मन लग रहा था कि ज़रूर ये विल फेक है, क्योंकि आदित्य अपने एक बेटे के साथ इतना ज़्यादा भेदभाव नहीं कर सकते थे। कल्पना की बात सुनकर मिस्टर पवन ने कहा, इस विल में मिस्टर आदित्य ने जो कुछ भी लिखवाया था मैंने वही सब आप लोगों के सामने पढ़ा है, इसलिए प्लीज़ आप सब लोग अब इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ये विल बिल्कुल रियल है। कल्पना को बार बार लॉयर से एक ही बात बोलते देख आहान ने कहा, मॉम, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे इन विल प्रॉपर्टी इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं शुभम ये सब देखकर खुश हो रहा था। उसे मन ही मन इस बात की खुशी हो रही थी कि उन सबको तो कुछ ना कुछ मिल गया था, पर आहान के हाथ कुछ नहीं लगा था। और अब तो उसके पास कंपनी के एक्स्ट्रा शेयर्स भी आ गए थे, इसलिए अब वो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल बनने वाला था और अब हर्षिता भी उसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। फिर उसने आहान की तरफ देखा और उसका मजाक बनाते हुए कहा, बेचारा आहान, उसके हाथ तो कुछ नहीं लगा। मुझे सच में उसके बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। अब तो यही लगता है कि सीईओ की पोजीशन भी मुझे ही मिलने वाली है, क्योंकि डैड के शेयर्स भी अब मेरे पास ही आ गए हैं। पर अगर सीईओ मैं बन गया और राजादा ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्री मेरे पास आ गई तो तुम तो मुझसे हार जाओगे आहान। उसकी बात सुनकर आहान कुछ कह पाता उससे पहले ही महक बोली, शुभम भैया, आप अभी से बहुत आगे की सोच रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, अगर डैड ने आपको अपने शेयर्स दिए हैं तो मुझे सुनकर खुशी हुई, पर आपको आहान से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तभी शुभम ने फिर कहा, डैड को भी पता था कि कौन ज़्यादा टैलेंटेड है, इसलिए उन्होंने मुझे अपने शेयर दिए। आहान सच में किसी काम का नहीं है। और महक, मैंने आहान को कुछ गलत नहीं कहा, जो सच है बस वही कहा। पर अगर आहान मेरे सामने कंपनी में आने की भीख मांगे तो मैं उसे अपनी कंपनी में रख सकता हूँ। उसकी बात सुनकर महक गुस्से में उसका मजाक बनाते हुए बोली, उन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और रही बात भीख मांगने की, तो उसके पास तो आप सपने ही देखिए। और आप अभी जो टैलेंट के बारे में कह रहे थे ना, तो यहाँ सबको पता है कौन कितना टैलेंटेड है। वहीं आहान को भी इस वक्त शुभम के और कॉन्फिडेंस और बात करने के तरीके पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने महक के पास जाकर गुस्से में शुभम से कहा, शुभम, तुम डैड के शेयर्स लेकर कुछ ज़्यादा ही उछल रहे हो
और मैं अभी शांत इसलिए हूँ क्योंकि मुझे इन प्रॉपर्टी वगैरह में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। पर अब मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे कंपनी से निकालने का, तो मैं तुम्हें कहता हूँ, हिम्मत है तो निकाल कर दिखाओ मुझे। अब तुम्हारा सामना हान राजदा से है। मैं भी अब तुम्हें मजा चखा कर रहूंगा। आखिर तुम्हें भी तो पता होना चाहिए कि मैं चुप हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बोलना नहीं आता। अब अगर मैंने भी तुम्हारे सिर से सीईओ बनने का भूत नहीं उतार दिया तो मैं भी हान राजदा नहीं। उसकी बात सुनकर महक एक पल के लिए तो हैरान ही रह गई। शुभम ने भले ही आहान को इंसल्ट करने की कोशिश की, पर फिर भी उसने एक बार उकसाने से आहान प्रॉपर्टी और पावर को लेकर उसे लड़ाई कर ले, ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। क्या इन सब के पीछे कोई और कारण हो सकता था? क्या आहान उससे कुछ छिपा रहा था? यही सब सवाल उसे अब परेशान करने लगे। वहीं आहान भी अपने मन ही मन कह रहा था, मैं भी देखता हूँ शुभम तुम इस बिजनेस के सीईओ कैसे बनते हो। तुम्हारी किस्मत खराब है जो मैंने किसी को वादा कर दिया कि मैं राजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। शुभम से अपनी बात कह देने के बाद आहान ने महक का हाथ पकड़ते हुए कहा, महक चलो अब हम अपने घर चलते हैं, जहां हम राजादा हाउस आने से पहले रह रहे थे। हमें अब ये घर अनन्या को वापस देना होगा। उसकी बात सुनकर अनन्या बोली, आहान तुम चाहो तो यहाँ रुक सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर तुम कहो तो मैं शुभम और बाकी सबको यहाँ से भेज देती हूँ। उसकी बात सुनकर आहान ने कहा, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने घर पर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूँगा। तभी मिस्टर पवन ने कहा, राजादा बिजनेस का सीईओ कल कंपनी की जनरल मीटिंग में सिलेक्ट किया जाएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। फिर आहान ने शुभम की तरफ देखते हुए कहा, अब तो कल मीटिंग में ही मिलते हैं मिस्टर शुभम रायजादा, मुझे कल की मीटिंग का इंतजार रहेगा। उसकी बात सुनकर शुभम मजाक उड़ाने वाली हंसी देते हुए मन ही मन सोचने लगा, डैड के शेयर्स तो मेरे पास आ गए हैं, तो रिजल्ट तो ऑलरेडी सबको पता है कि मैं ही सीईओ बनूंगा। कल आहान की इंसल्ट होते हुए देखकर मुझे भी बहुत मजा आएगा। इस वक्त आहान और शुभम एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे। आहान भी महक का हाथ पकड़कर वापस अपने रूम में आ गया था। उसके बाद वो लोग अपना सामान पैक करके वापस अपने घर के लिए निकल गए। रास्ते में महक आहान की तरफ देखते हुए बोली, आहान आपको तो प्रॉपर्टी वगैरह में इंटरेस्ट कभी था ही नहीं, तो फिर आप अचानक से शुभम से उन सब के लिए क्यों झगड़ने लगे? मुझे पता है कि आप शुभम की बातों से गुस्सा होकर तो ये सब कभी नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर आहान कुछ देर सोचने लगा और फिर बोला, नहीं मुझे शुभम की बातों की वजह से ही गुस्सा आ गया था और इसलिए अब मैं ये सब करना चाहता हूँ। और बाकी तुम्हें जो सोचना है सोचो, शक का कोई इलाज नहीं है। उसकी बात सुनकर महक चुप हो गई, पर उसे अभी भी आहान की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आहान ये सब किसी और वजह से कह रहा। कुछ देर बाद वो लोग अपने घर आ गए थे। घर पहुंचकर वो रूम में रेस्ट कर रहे थे। महक सोने की कोशिश कर रही थी, पर आज रायजादा हाउस में जो कुछ भी हुआ उन सब के बारे में सोचकर उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर उसने आहान को हक करते हुए कहा, आहान आप फिक्र मत कीजिए, अगर डैड ने आपको अपनी विल में कुछ नहीं दिया तब भी मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप अपने दम पर सब कुछ कर सकते हैं। जैसे आपने सूरत में अपनी कंपनी को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, वैसे ही आप अपने दम पर मुंबई में भी नई कंपनी खड़ी कर सकते हैं। मेरी नज़रों में आपसे अच्छा बिजनेसमैन कोई हो ही नहीं सकता। ये सुनकर आहान हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। तुम्हें कैसे पता कि मेरी ये कंपनी सूरत में भी है? मैंने तो कभी तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। तभी महक को एहसास हुआ कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई है। उसने तुरंत अपनी बात को ठीक करते हुए कहा, वो सुजल ने मुझे इस बारे में बताया था। शायद आपके दोस्त सुदेश ने उसे इस बारे में बताया हो। अच्छा ये अब जाने दीजिए, मुझे तो अभी इस बात की फिक्र हो रही है कि कल की मीटिंग में क्या होगा। आपने शुभम को तो कह दिया कि आप उसे सीईओ नहीं बनने देंगे, पर आप ये सब कैसे करेंगे? क्योंकि ये बात तो अब सबको पता है कि शुभम के पास अब सबसे ज़्यादा शेयर्स है। उसकी बात सुनकर आहान ने कुछ सोचते हुए कहा, मिसेज रायजादा कुछ बातें वक्त पर ही छोड़ देनी चाहिए, कल की मीटिंग का कल देखेंगे। फिर उसने महक को छेड़ते हुए कहा, वैसे मिस महक आपने मुझे हक कर रखा है, क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि आप मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हैं? उसकी बात सुनकर महक शर्माने लगी, पर अगले ही पल उसे कुछ याद आया और बोली, आहान मैं हमेशा आपके साथ हूँ, और अगर कभी आपको लगे कि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। अब तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे आहान उस शुभम को हरा दे। उसकी बात सुनकर आहान ने एक तिरछी स्माइल करते हुए कहा, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं होने दूंगा। अच्छा अब ये सब जाने दो,
अब हमें थोड़ी काम की बात भी कर लेनी चाहिए। इतना कहकर वो महक के करीब आने लगा। अगले दिन अहान वक्त पर ही जग गया था और शावर लेकर रेडी होने लगा था। उसने वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी, जिस पर ब्लैक कलर का कोट कैरी किया था। इस फॉर्मल ड्रेस में वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। रेडी होकर वो निकलने से पहले महक के पास आकर बोला, महक, क्या तुम जग गई हो? लगता है अभी तक तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है। तुम कुछ देर और सो जाओ, मैं भी अब शेयर होल्डर्स मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। पर जैसे ही महक ने शेयर होल्डर्स मीटिंग का नाम सुना, वो उठकर बैठ गई और उसकी नींद छूमंतर हो गई। उसे मन ही मन ये फीलिंग आ रही थी कि आज की मीटिंग में ज़रूर कुछ तो बड़ा होने वाला था, और वो इस बात को जानने के लिए भी एक्साइटेड थी कि शेयर होल्डर मीटिंग का रिजल्ट क्या रहता है। वहीं दूसरी तरफ शेयर होल्डर मीटिंग के लिए आज कंपनी के देश दुनिया में फैले हुए सभी शेयर होल्डर आने वाले थे। उनमें से कुछ लोग शुभम के फेवर में थे तो कुछ अहान के फेवर में। पर सबसे शुभम का सपोर्ट करने वाले शेयर होल्डर्स को ये बात पता लगी थी कि आदित्य रायजादा ने अपने शेयर शुभम को दे दिए हैं। तब से तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि इस बेसिस पर उन्हें या जितने भी लोग थे उन सबको यही लग रहा था कि शुभम ही CEO बनने वाला है। रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग के सामने सबसे पहले शुभम रायजादा की कार आकर रुकी। पर जैसे ही वो अपनी कार से बाहर निकला, उसे वहां खड़ी मीडिया ने घेर लिया। उनको ये खबर पहले ही मिल गई थी कि शुभम के न्यू CEO बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इसलिए मीडिया रिपोर्टर शुभम के कार से निकलते ही बैक टू बैक उससे क्वेश्चंस पूछने लगे। मिस्टर शुभम, सुनने में आया है कि मिस्टर आदित्य रायजादा ने अपने हिस्से के शेयर्स भी आपको ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप ही रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के नए CEO बनेंगे? बताइए मिस्टर शुभम, आखिर मिस्टर आदित्य ने अपने हिस्से के शेयर सिर्फ आपको ही ट्रांसफ़र क्यों किए? शुभम चारों तरफ से बॉडीगार्ड से घिरा हुआ था। उसने जैसे ही रिपोर्टर्स की बात सुनी, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो उनके सवाल का जवाब देने के लिए और अपनी तारीफ करने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि तभी वहां सामने से अहान की कार आ गई। अहान अपनी कार से बाहर निकल रहा था और अपने कोट का बटन बंद कर रहा था। उसने अपनी आंखों पर सन ग्लासेस लगा रखे थे, जिसके पीछे उसका गुस्सा छिपा हुआ था। उसे देखकर सारे रिपोर्टर्स उसकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस होकर शुभम को छोड़ उसके पास चले गए और पूछने लगे, मिस्टर अहान, आखिर आदित्य सर ने अपनी विल में कुछ भी आपके नाम क्यों नहीं किया? क्या वो सच में मिस्टर शुभम को ही नेक्स्ट CEO बनाना चाहते थे? क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं? तभी एक फीमेल रिपोर्टर्स ने अहान की एक पिक्चर क्लिक कर ली, जिस पर अहान का ध्यान चला गया। ये देखकर उसने अपने असिस्टेंट विजय को वो फोटो डिलीट करवाने को कहा और बिना किसी के सवाल का जवाब दिए बिल्डिंग में चला गया। रिपोर्टर्स अभी भी वहीं खड़े हुए थे। कुछ देर बाद वहां विवेक की कार भी आ गई और वो रिपोर्टर्स उसके बाहर आने पर बोलने लगे, मिस्टर विवेक, सुनने में आया है कि मिस्टर आदित्य ने आपको सारी लिक्विड एसेट्स दे दी। आपको क्या लगता है कंपनी का नया CEO कौन बनने वाला है? मिस्टर विवेक, पता लगा है कि आप राणा फैमिली की बेटी से शादी करने वाले हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आप किस दिन शादी करने वाले हैं? उसकी बात सुनकर विवेक ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे शादी से रिलेटेड कोई भी बात करने का कोई मन नहीं था। फिर वो भी अंदर चला गया। शुभम, अहान और विवेक तीनों मीटिंग रूम में आ चुके थे। यहाँ बाकी सभी लोग भी आ चुके थे। शुभम को देखकर उसको सपोर्ट करने वाले शेयर होल्डर्स तो उसके पास आकर उसे पहले ही CEO बनने के लिए बधाई देने लग गए थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर शुभम, हमें पूरा यकीन है कि कंपनी के CEO आप ही बनेंगे और ये सीट और पोजीशन भी आपको ही मिलेगी। यस मिस्टर शुभम, मुझे भी पूरा यकीन है। ये देखकर शुभम ने सबको खुश होते हुए थैंक यू कहा। शुभम भी अपनी जीत की खुशी पहले ही मनाने लगा था और अहान को इंसल्टिंग वे में देख रहा था, पर अहान अभी भी शांत था और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी, जिसे देखकर कहीं ना कहीं शुभम को डर लग ही रहा था। कुछ देर बाद वहां एकदम शांति हो गई। तभी वहां मिस्टर पवन आए और उन्होंने चारों तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर शुभम, मिस्टर अहान और मिस्टर विवेक तीनों के पास पहले इक्वल शेयर्स थे, पर मिस्टर आदित्य के शेयर्स मिस्टर शुभम को ट्रांसफ़र हो जाने की वजह से इस वक्त सबसे ज़्यादा शेयर्स मिस्टर शुभम के पास ही हैं। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि मिस्टर शुभम ही राजदा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स हैं। जब शुभम ने सुना कि मिस्टर पवन भी सबके सामने उसे ही लार्जेस्ट शेयर होल्डर बता रहे हैं, तो उसे सब पक्का यकीन हो गया कि आज की ये लड़ाई तो वही जीतने वाला है और अहान को उसके सामने हार मानना ही होगा। वो यही सब सोच रहा था कि तभी मिस्टर पवन ने अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, पर मुझे आप सब लोगों को अभी एक और बात बतानी है। उनकी बात सुनकर सभी शेयर होल्डर और शुभम उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे।
शुभम ने अपने मन ही मन कहा, कहीं अहान सच में यहाँ कोई प्लान बनाकर तो नहीं आया। उसकी स्माइल और कॉन्फिडेंस देखकर तो यही लग रहा है कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ करने वाला है। पर आखिर ऐसी सिचुएशन में ये क्या कर सकता है? डैड के शेयर्स तो मेरे पास हैं, तब फिर ये मुझे कैसे हरा सकता है? कल से लेकर अभी तक शुभम अहान को हल्के में लेने की कोशिश कर रहा था, पर जब इस वक्त भी उसने अहान के चेहरे पर उसे हरा देने वाले एक्सप्रेशंस देखे तो अब उसे घबराहट होने लगी। तभी उसके कानों में मिस्टर पवन की आवाज़ आई, ये एक और डॉक्यूमेंट है जिसमें राजदा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के शेयर्स को रिसेंटली परचेज करने के ट्रांजैक्शंस हैं। इसके अकॉर्डिंग मिस्टर अहान ने मिस्टर विवेक से उनके शेयर्स खरीद लिए हैं, जिसकी वजह से ये अब मिस्टर शुभम के शेयर से कुछ 1% शेयर्स का डिफरेंस है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर अहान। मिस्टर पवन की बात सुनकर शुभम और बाकी सबके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि शुभम की जीती हुई बाजी अहान इस तरह पलट देगा। शुभम ने तुरंत हैरानी से कहा, कैसे? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अहान राजदा पैसे के मामले में बहुत पावरफुल था। अगर हम कहें कि वो शुभम और विवेक से भी ज़्यादा पावरफुल था, तब भी ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अहान के पास उसकी सूरत वाली कंपनी शनाया ज्वेलर्स और बाकी की कंपनीज से भी बहुत सारी कीमत आती थी जो उसके अपने दम पर हासिल की थी और जिस पर सिर्फ उसी का हक था। इसलिए उसके लिए विवेक से उसके शेयर्स खरीदना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। अहान के इस झटके ने शुभम को तो अंदर तक हिला कर रख दिया था। शुभम की बात सुनकर विवेक अपनी सीट से खड़ा हुआ और शुभम की तरफ शेयर्स परचेज के डॉक्यूमेंट दिखाते हुए बोला, ये शेयर्स ट्रांसफ़र एग्रीमेंट है जिस पर मैंने अपने साइन भी किए हैं। इसलिए अगर मिस्टर शुभम को भी अभी भी इन सब पर यकीन नहीं हो रहा है तो वो ये देखकर तसल्ली कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर शुभम ने भी अपनी आंखों से वो डॉक्यूमेंट्स देखकर तसल्ली कर ली। तब अहान और शुभम के शेयर्स ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल ही थे। तभी मिस्टर पवन ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मिस्टर शुभम और मिस्टर अहान के शेयर्स ऑलमोस्ट सेम हैं, इसलिए कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग हम आज ही अपना डिसीजन नहीं सुना पाएंगे। हम इस बारे में डिस्कस करते हैं और कल ये शेयर होल्डर मीटिंग फिर रखते हैं। तब तक शायद हम कंपनी के सीईओ के लिए किसी नतीजे पर पहुंच सकें। इतना कहकर मिस्टर पवन वहां से चले गए। वहीं इस वक्त अहान के फेस पर एक जंग जीत लेने वाली बड़ी सी स्माइल थी, जिसे देखकर शुभम का तो पूरा खून ही जल गया था। इस वक्त गुस्से से उसका दिमाग खराब हुए जा रहा था। तभी अहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ मिस्टर शुभम, कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? मुझे पता था आपको मेरा ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगेगा। इतना कहकर वो हंसने लगा। तब शुभम ने भी गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, अभी भी सीईओ का सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। कल की मीटिंग अभी बाकी है। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा, पर तभी उसे कुछ याद आया और वो पीछे मुड़कर विवेक की तरफ देखते हुए बोला, मेरे अगेंस्ट जाकर तुमने अच्छा नहीं किया विवेक। तुमने अहान को अपने शेयर्स देकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुमने इसके लिए मुझसे दुश्मनी मोल ली। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर वो गुस्से में दरवाज़ा खोलकर वहां से निकल गया। कार में आने के बाद शुभम ने किसी को कॉल करके कहा, मेरे और अहान के शेयर्स मोस्टली आसपास ही हैं, इसलिए सीईओ बनने के लिए मुझे उससे ज़्यादा शेयर्स की ज़रूरत है। अगर मार्केट में कंपनी के और भी शेयर्स बचे हैं तो तुम अरेंज करवाओ, वरना मैं कंपनी का सीईओ कभी नहीं बन पाऊंगा। अहान, विवेक और बाकी सब भी वापस अपने घर आ गए थे। रात में अहान और विवेक क्लब में ही थे। अहान के अचानक पावर और पोजीशन पाने वाली बात विवेक को भी थोड़ी अजीब लग रही थी, इसलिए उसने अहान से कहा, भाई मुझे पता है आपको पैसों और प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो है सीईओ की पोजीशन। पर क्यों? उसकी बात सुनकर अहान कुछ सोचने लगा, पर फिर उसने सिर्फ यही कहा, तुम्हारे लिए हुए शेयर्स में जल्द ही तुम्हें वापस ट्रांसफ़र कर दूंगा।